नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 पर, मतलब रेरा पर। हमारे पास इससे जुड़ा एक काफी अच्छा लेख है। रियल एस्टेट बाजार में पिछले कुछ सालों में काफी कुछ बदला है और इसमें रेरा का एक बड़ा हाथ रहा है। तो आज हम इसी लेख के जरिए समझेंगे कि ये रेरा आखिर है क्या भला, और खासकर रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए ये इतना मायने क्यों रखता है। चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। बिल्कुल। देखिए, रेरा का जो मुख्य लक्ष्य था ना, वो सिर्फ नियम बनाना नहीं था। असल में पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में एक तरह की पारदर्शिता लाना था, ट्रांसपेरेंसी। खरीदारों, बिल्डरों, एजेंट्स सबके बीच एक न्याय और विश्वास का माहौल बने। और सबसे बड़ी बात, जो प्रोजेक्ट्स में देरी होती थी या धोखाधड़ी के मामले सामने आते थे, उन पर रोक लगाना। अच्छा, तो ये जो रेरा रजिस्ट्रेशन की बात हम सुनते हैं, क्या ये वाकई हर किसी के लिए जरूरी है? मतलब जो भी इस बिजनेस में है। हाँ बिल्कुल, कानून तो यही कहता है, हर बिल्डर, हर डेवलपर और हाँ, हर रियल एस्टेट एजेंट को अपने राज्य की जो रेरा अथॉरिटी है उसके साथ रजिस्टर होना ही होगा। अनिवार्य है ये। अगर कोई एजेंट है जो प्रॉपर्टी बेच रहा है या उसकी मार्केटिंग कर रहा है, तो उसके पास एक वैलिड रेरा एजेंट आईडी होनी ही चाहिए। आप समझ लीजिए, ये एक तरह का प्रोफेशनल लाइसेंस है उनका। लाइसेंस जैसा। हाँ, और ये भी जरूरी है जानना कि हर राज्य के अपनी अलग रेरा अथॉरिटी है, अपनी वेबसाइट है। जैसे महाराष्ट्र में महारेरा, यूपी में यूपी रेरा, कर्नाटक में के रेरा और भी। तो नियम कायदे तो मोटे तौर पर एक जैसे ही हैं पूरे देश में, पर हाँ, प्रक्रिया में, फीस में थोड़े बहुत लोकल अंतर हो सकते हैं। इसलिए एजेंट्स को अपने राज्य के नियम पता होने चाहिए। अच्छा, तो मतलब लोकल लेवल पे भी ध्यान रखना होगा। अब अगर कोई एजेंट रजिस्टर होना चाहे तो ये प्रोसेस, ये बहुत मुश्किल तो नहीं है? क्या चाहिए होता है? लेख में दस्तावेजों के बारे में कुछ था। हाँ, प्रोसेस अब पहले से काफी स्ट्रीमलाइंड है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो मुख्य दस्तावेज लगते हैं उनमें आपकी पहचान के लिए आधार या पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज की फोटो, अगर आप किसी एजेंसी के नाम से काम कर रहे हैं तो उसका नाम, पता वगैरह, और आपके पते का प्रमाण। बस यही सब बेसिक चीजें हैं। और फीस लेख में शायद 5,000 से 10,000 रुपए की रेंज बताई गई थी राज्य के हिसाब से। हाँ बिल्कुल, एक रजिस्ट्रेशन फीस होती है जो राज्य के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, पर आमतौर पर इसी रेंज में होती है। और हाँ, कुछ फॉर्म्स भरने होते हैं, साथ में एक डिक्लेरेशन, मतलब एक घोषणा पत्र भी देना होता है। उसमें एजेंट ये कंफर्म करता है कि वो रेरा के सारे नियम और जो भी नैतिक मानक है उनका पालन करेगा। ये सब इसे थोड़ा फॉर्मल और सीरियस बनाता है। समझ गया। तो ये सब रजिस्ट्रेशन करवा लेना ही काफी नहीं है, नियम मानने भी पड़ेंगे। लेख में एजेंट्स के लिए कुछ खास जिम्मेदारियों का जिक्र था, वो क्या है? कुछ खास बातें? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। रेरा ने एजेंट्स पर कई जिम्मेदारियां डाली है। सबसे पहली और सबसे अहम है अपने खरीदार को प्रोजेक्ट के बारे में हर जरूरी जानकारी देना और सही देना। कुछ भी छिपाना नहीं, कुछ बड़ा चढ़ाकर नहीं बताना। मान लीजिए एजेंट ने कोई ऐसा वादा कर दिया जो प्रोजेक्ट में है ही नहीं, तो ये सीधा नियमों का उल्लंघन है। दूसरा, किसी भी तरह का झूठा विज्ञापन या भ्रामक बातें करना वो बिल्कुल मना है। और एक और बहुत जरूरी बात, एजेंट सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स को बेच या प्रमोट कर सकते हैं जो खुद रेरा में रजिस्टर्ड हो। अच्छा, यानी प्रोजेक्ट भी रजिस्टर्ड होना चाहिए? जी हाँ, अगर प्रोजेक्ट ही रजिस्टर्ड नहीं है तो एजेंट उसमें डील नहीं कर सकता। ये उनके लिए खतरे की बात हो सकती है। और ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये परमानेंट होता है क्या, या इसे रिन्यू भी करवाना पड़ता है? लेख में कुछ था इस बारे में? नहीं, परमानेंट नहीं होता। सही कहा आपने। इसे हर 5 साल में रिन्यू करवाना जरूरी है। इससे ये पक्का होता है कि एजेंट नियमों से अपडेटेड है, उनका रिकॉर्ड ठीक है। और अगर नियम तोड़े तो भारी जुर्माना लग सकता है, यहाँ तक कि लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। तो एक जवाबदेही बनी रहती है। नियम तो सुनने में थोड़े सख्त लग रहे हैं, पर इसका फायदा किसको हो रहा है असल में? क्या ये सिर्फ खरीदारों को बचाने के लिए है या एजेंट को भी कुछ मिलता है इससे? देखिए, इसके फायदे दोनों के लिए हैं और शायद इसीलिए ये सिस्टम काम कर रहा है। खरीदारों के लिए तो फायदा साफ है, उन्हें उम्मीद रहती है कि प्रोजेक्ट टाइम पर मिलेगा। बिल्डर कौन है, प्रोजेक्ट की डिटेल्स क्या है, सब ऑनलाइन मिल जाता है, पूरी पारदर्शिता। और भगवान ना करे कोई झगड़ा हो जाए तो शिकायत करने का एक प्रॉपर सिस्टम है, मदद जल्दी मिलती है। हाँ, ये तो खरीदार के नजरिए से बहुत अच्छा है। बिल्कुल, लेकिन
एजेंट्स के लिए भी इसके बड़े फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है उनकी अपनी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी जिसे कहते हैं। जब कोई एजेंट रेरा रजिस्टर्ड होता है तो ग्राहक, खासकर वो जो पहली बार घर खरीद रहे हैं, वो ज्यादा भरोसा करते हैं। लेख में भी ये बात है कि इससे एजेंट्स को एक प्रोफेशनल पहचान मिली है। हाँ, ये बात तो है, ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाता है जी, बिजनेस में फर्क पड़ता होगा इससे। बिल्कुल। और क्या होता है कि जब डेवलपर भी रजिस्टर्ड है, एजेंट भी रजिस्टर्ड है, तो दोनों के बीच काम करना आसान हो जाता है। नियम स्पष्ट होते हैं दोनों के लिए। और एक और बात, नियमों की ये जो स्पष्टता है, इससे एजेंट खुद भी कई तरह के कानूनी पचड़ों से बच जाते हैं। उनका अपना बिजनेस ज्यादा सुरक्षित और ऑर्गेनाइज्ड बनता है। तो इस पूरी बातचीत और लेख को लेके तो हम ये कह सकते हैं कि रेरा सिर्फ एक कानूनी जरूरत भर नहीं है। ये आज के दौर में रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए अपनी पहचान, अपनी विश्वसनीयता बनाने का और ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से काम करने का एक जरिया बन गया है। एकदम सही कहा। ये पूरे सिस्टम में एक जवाबदेही लाता है, अकाउंटेबिलिटी। ये सिर्फ खरीदारों को सुरक्षा नहीं देता, बल्कि जो अच्छे ईमानदार एजेंट्स हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका भी देता है। कह सकते हैं कि ये इंडस्ट्री को थोड़ा साफ सुथरा बनाने की एक कोशिश है। इस सब के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए। क्या रेरा लागू होने के इतने साल बाद जमीनी हकीकत में, असलियत में, खरीदार और एजेंट के बीच वो जो भरोसे का रिश्ता है, वो वाकई उतना मजबूत हुआ है जितनी उम्मीद की रही थी, या अभी भी कुछ गैप्स हैं, कुछ चुनौतियां बाकी हैं? ये सोचने वाली बात है।